यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ट्रेन से मिसाइल मारने वाली टेक्नोलॉजी, मोदी के नए भारत का वो कमाल जो पाकिस्तान की रेल बना देगा क्या? अग्नि प्राइम ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जलवा देख चुकी दुनिया अब ये तकनीक देख के हिल जाएगी क्या? आ गया ब्रह्मोस का बड़ा भाई मुनीर और उसके आतंकियों को मिट्टी मिलाने का सॉलिड इंतजाम हो गया है क्या? अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को इतना मजबूत बनाया है आज की डेट में कि भारत से भिड़ने की हिम्मत ना चीन में है ना पाकिस्तान में। सीधे सीधे पाकिस्तान को तो सिर्फ 22 मिनट में उसका भूत बनाकर दिखा दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी रुकने वाले नहीं। सेना के लिए ऐसे ऐसे हथियार और ऐसी ऐसी तकनीक मोदी लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल रही है। नरेंद्र मोदी की तैयारी नेक्स्ट लेवल की चल रही है और अब तो भारत वो टेक्नोलॉजी लेकर आ गया जो पाकिस्तान की रेल बना देगा। अब तक यह माना जाता था कि मिसाइल को जमीन पर बने लॉन्चर, वॉरशिप या एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। कुछ मिसाइलों को गाड़ियों से भी लॉन्च किया जाता है। लेकिन अब भारत ने ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की तकनीक हासिल कर ली है। भारत के अलावा सिर्फ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ने रेल लॉन्चर का टेस्ट किया कि मतलब आप ट्रेन से ही रॉकेट लॉन्च कर दें। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ट्रेन से लॉन्च होने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया जो परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इसके लिए ट्रेन को विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन बिछी हुई। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने तय रेंज की दूरी तय करते हुए टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ये देखिए ट्रेन है, ट्रेन से भाई उड़ गया अपना। अब भारत ने मुनीर और उसके आतंकियों को कहीं से भी मिट्टी में मिलाने का सॉलिड इंतजाम कर लिया है। भाई आपको प्लेन से करना है तो प्लेन आपको कम से कम उस जगह ले जाना होगा जहां पर आपका हवाई अड्डा होगा, स्टेशन आपने बनाया होगा एयरफोर्स ने। इंसान के जरिए करना है, गाड़ी से करना है तो उसको ले जाना होगा। ट्रेन से तो और आप बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। और मेड इन इंडिया दिव्यास्त्र जो तैयार हो रहा है, आज पाठशाला में भारत ट्रेन से लॉन्च होने वाले इस हथियार की वो सारी डिटेल जानेगा जिससे पाकिस्तान खौफ में है। साथ ही भारत की सेना को मिलने वाले उन मेड इन इंडिया हथियारों की भी बात होगी जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन जो हुआ है उसकी एक झलक तो देखिए बॉस। सबसे पहले बात अग्नि प्राइम मिसाइल की, जिसे भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल कहा जा रहा है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि प्राइम मिसाइल के रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल के कामयाब टेस्ट की जानकारी दी और इसे भारत के डिफेंस के लिए गेम चेंजर बताया। यह पहली बार है कि इस नेक्स्ट जनरेशन घातक मिसाइल को रेल नेटवर्क पर ऑन द मूव लॉन्च किया गया। इससे पहले मिसाइलें फिक्स साइट से दागी जाती थी, लेकिन यह लॉन्चर दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकता है। ट्रेन चल रही है और उस पर से आपने लॉन्च कर दिया। इससे भारत की मिसाइल ताकत की क्षमता कई गुना बढ़ गई। भारत भी अब अपने विशाल रेल नेटवर्क की मदद से अग्नि प्राइम मिसाइल को देश के किसी भी कोने में ले जाकर लॉन्च कर सकता है और दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए मिसाइल को रेलवे की सुरंगों में भी छिपाया जा सकता है। इसलिए मिसाइल तकनीक की दुनिया में भारत की इस उपलब्धि को मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि 70,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेल लाइंस के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के बारामूला से, पूर्व में मिजोरम के साइरंग तक और पश्चिम में गुजरात के ओखा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी देश के चारों कोनों तक रेल की कनेक्टिविटी। आप सोचिए कि जब ट्रेन पर आप मिसाइल रखकर, जिसमें आप परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं, आप सोचिए उसको कहां कहां मार सकते हैं। चलती ट्रेन से मिसाइल लॉन्च की जिस मॉडर्न तकनीक का टेस्ट किया गया उसे भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, यह भी बताता हूं। इसकी खासियत देखिए। पहली खासियत, कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम। इसमें मिसाइल को एक मजबूत कैनिस्टर यानी कंटेनर में रखा जाता है। मिसाइल को इस कैनिस्टर से ही बिना किसी खास तैयारी के
कुछ ही मिनटों के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। यह कैनिस्टर मिसाइल को पर्यावरण से होने वाले नुकसान जैसे बारिश, धूल से बचाता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। दूसरी खासियत, ट्रेन बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। इस मिसाइल को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। रेल लॉन्चर से इसे दागा जा सकता है और बिना किसी खास तैयारी के ट्रेन के जरिए कहीं भी भेज सकते हैं कि जाओ उधर मार के आ जाओ। इससे दुश्मन के लिए अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि मिसाइल कहां तैनात की गई है, क्योंकि भैया ये कहीं भी पहुंच जाता है। तीसरी खासियत, रेंज और सटीक निशाना। अग्नि प्राइम की रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर है, मतलब भारत के कई शहरों से इसे पाकिस्तान के किसी भी कोने पर गिराया जा सकता है। यह मिसाइल कम विजिबिलिटी यानी धुंध या रात के अंधेरे में भी सटीक निशाना लगा सकती है और एक बार लॉन्च होने के बाद इसके टारगेट को भी अपडेट किया जा सकता है। चौथी खासियत, अग्नि प्राइम मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल की खासियत यह होती है कि यह 3 से 4 परमाणु हथियार एक साथ दाग सकती है और हर परमाणु हथियार अलग अलग टारगेट को एक साथ निशाना बना सकते हैं ये लोग मिलकर। यानी ट्रेन पर मिसाइल बैठेगी, उसका टिकट भी कंफर्म नहीं कराना है, कोई RSC का झंझट नहीं, उसको फुल कंफर्म सीट मिलती है। हाँ, जिस पे गिरी उसका रेल बना देती है। भारत इस तरह की मिसाइलों के लिए एक लंबे लक्ष्य पर काम कर रहा है, जो कि PM मोदी के ड्रीम डिफेंस प्रोजेक्ट मिशन दिव्यास्त्र का हिस्सा है। इसके तहत देश को स्ट्रैटेजिक तौर पर पूरी तरह से शक्तिशाली, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। इसी संकल्प को आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन पर दोहराया कि भाई चिप हो या शिप हो, सब भारत में बनेगा। सुनिए एक बार PM। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। यानी घर में जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के नाम पर चल रहा है, से लेकर पाकिस्तान और बाहर बैठे लोगों सबका इलाज करने की तैयारी चल रही है। जब जब नरेंद्र मोदी कोई रिफॉर्म करते हैं, इस देश में आग लगाने वाले तुरंत आ जाते हैं, जिससे भारत नई चुनौतियां और नई समस्याओं में उलझ जाए। लद्दाख में कल जो हुआ उसको लेकर भी यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत के खिलाफ साजिश करने वाली टूलकिट फिर से एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि लद्दाख तो एकदम शांत रहता है भाई। लद्दाख के लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के। जिस लद्दाख में कभी कोई बवाल की खबर आपने शायद ही सुनी होगी, जिस लद्दाख में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, वो अचानक से क्यों इतना भड़क गया कि पत्थर चलने लग गए, ऑफिस जलाए जाने लग गए। लेह में कल के बवाल के 24 घंटे के अंदर जो पिक्चर निकल कर आ रही है, वो पिक्चर ये दावा कर रही है कि लेह अपने आप ना भड़का था भाई, लेह को भड़काया गया था। लेह में जो हिंसा हुई इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, अब तक की जांच की बातें और कई वायरल वीडियो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कल लेह में जो हुआ वो भारत को नेपाल बनाने का पहला प्रयोग लग रहा है। नेपाल जैसा ही प्रदर्शन, नेपाल जैसी ही हिंसा, वही पैटर्न आगजनी और हिंसा का। उसी तरह से सुरक्षा कर्मियों को टारगेट करना, अचानक हिंसा का भड़कना, हर चीज नेपाल टाइप हिंसा की तरफ इशारा कर रही है। लेह हिंसा को लेकर शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है उसमें विदेशी फंडिंग का भी शक जताया जा रहा है, बाहरी लोगों के शामिल होने का भी शक जताया जा रहा है। जानबूझकर प्लानिंग के साथ हिंसा भड़काने जैसे खुलासे हो रहे हैं। यानी लेह अचानक नहीं जला, उसे जानबूझकर जलाया गया, यह आरोप लग रहा है। जानबूझकर बीजेपी के दफ्तर को फूंका गया, जानबूझकर हिल काउंसिल के दफ्तर को फूंक दिया गया। शांत लद्दाख में आग लगाने की अगर ऐसी कोशिश हुई तो वो किसने की? 4 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? करीब 80 लोग घायल हैं, जिसमें से 40 पुलिसकर्मी हैं। यानी जैसे नेपाल में पहले उग्र प्रदर्शन, फिर प्रदर्शन के दौरान जान जाना, फिर और बड़ा प्रदर्शन, यह सब पैटर्न लेह में भी दिखा। बस फर्क यह दिखा कि नेपाल में KP शर्मा ओली की सरकार थी जो स्थिति काबू नहीं कर पाए, और यहां नरेंद्र मोदी ने मजबूती से कुछ घंटों में हिंसा को कंट्रोल कर लिया। लेकिन आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर हुआ क्या क्या।
हिंसा फैलाने वाले प्रमुख आरोपियों की पहचान हो चुकी है। भीड़ को भड़काने के आरोप में कांग्रेस नेता पर एफआईआर हो गई है। हिंसा के पीछे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का नाम आया है। हिंसा के 50 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। सीसीटीवी के आधार पर बाकी लोगों की पहचान हो रही है। यानी 24 घंटे के अंदर लेह में हालात काबू में कर लिए गए। आरोपियों की पहचान हो गई। किसने कैसे कब हिंसा को भड़काया, सबकी कुंडली खोली जा रही है। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं और लेह में अब शांति है। लेकिन मोदी विरोध की राजनीति करने वालों और उनके इकोसिस्टम को यह एक्शन भी पसंद नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि चिंगारी फिर भड़क सकती है। कोई कह रहा है कि यह हिंसा साजिश नहीं थी, युवाओं की आवाज है। कोई कह रहा है कि आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन जाएगी। कोई कह रहा है कि यह तो आंदोलन है, इसमें दिक्कत ही क्या है। कोई कह रहा है कि जेनजी का गुस्सा है, इसे आप दबा नहीं सकते। सवाल यह है कि क्या लेह को भड़काए रखने का प्रयास हो रहा है? हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश क्यों हो रही है? ऐसी हिंसा पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है भाई? और अगर कल हिंसा न भड़कती तो सरकार जो आज कर रही है वो करती क्या? सोनम वांगचुक पर सरकार का एक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ था? इस हिंसा की भनक सरकार को क्यों नहीं लगी? अब जांच में क्या क्या शॉकिंग बातें निकल कर आ रही हैं, सोनम वांगचुक की सच्चाई क्या है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कल से अब तक जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर कल प्रदर्शनकारी घुसे थे और उन्होंने यहां पर तोड़फोड़ की। ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है। कांग्रेस कहां से आई? कांग्रेस तो वहां 5000 क्या 10 आदमियों को जमा नहीं कर सकता। यहाँ जो कुछ होगा ना वो सब कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ आरोप लगाने बैठे हैं। वहाँ के युवाओं को आप शांत नहीं कर सकते, उनका आप समाधान नहीं कर सकते। आप काहे के विश्वगुरु? कांग्रेस को इल्जाम दो, हट जाओ ना कुर्सी से, हम संभाल लेंगे। लेह में जो हिंसा भड़की उसे लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है देश में, कांग्रेस, केजरीवाल, उद्धव की पार्टी क्या कह रही है वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले उन दो चेहरों के बारे में जान लीजिए जिनके ऊपर लेह हिंसा को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। और इनमें पहला नाम है सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का। दूसरा नाम है कांग्रेस पार्षद फुंसोक स्टैनजिन सेपाक का। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षद ने भड़काऊ बयान दिए। सोनम वांगचुक का नाम तो आप सबने सुना होगा। वो लद्दाख के हैं और पूरे देश में मशहूर हैं। लेकिन सोनम वांगचुक पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि लेह में जो कुछ हुआ वो उन्हीं का किया धरा है। सोनम वांगचुक लद्दाख में विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा है। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। उनके अनशन में 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहीं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया और लेह में आग लगी। इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन रद्द कर दिया। लेकिन गृह मंत्रालय ने सीधा नाम उन्हीं का लिया कि वांगचुक की वजह से लेह में बवाल हुआ। सोनम वांगचुक पर ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गए। लेकिन वांगचुक ने लेह हिंसा को लेकर यह कहा कि यह युवा पीढ़ी की भड़ास है, एक तरह का जेनजी आंदोलन है। लेह में हिंसा के बाद सोनम वांगचुक सफाई दे रहे हैं। वांगचुक इस हिंसा को युवाओं की भड़ास बता रहे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने लेह हिंसा को लेकर वांगचुक पर जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों से हिंसा भड़की। हिंसा जब भड़क गई तो वांगचुक स्थिति संभालने की कोशिश करने की जगह पर अपनी भूख हड़ताल तोड़कर एक एम्बुलेंस में बैठे और अपने गांव निकल लिए। यानी अगर सोनम वांगचुक चाहते तो भीड़ को कंट्रोल कर सकते थे, यह आरोप लग रहा है। और सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि भाई ये उनके इस आंदोलन को पूरे लेह का समर्थन था, लद्दाख का समर्थन था। तो अगर सोनम वांगचुक इतने बड़े लीडर हैं तो उनको उस भीड़ को कंट्रोल भी करना चाहिए था जो बेकाबू हो रही थी। और सोनम वांगचुक पर इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। लेह हिंसा मामले में लद्दाख पुलिस का एक्शन होने की खबर आ रही है। सोनम वांगचुक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लद्दाख पुलिस ने लेह हिंसा पर एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर में एक आरोपी सोनम वांगचुक को भी बनाया गया है। यानी सोनम वांगचुक की मुश्किल बढ़ रही है। पहले गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में उनको इस हिंसा का कारण बताया गया और अब बड़ी खबर आ रही है कि जो एफआईआर हुई है उसमें सोनम वांगचुक को भी एक आरोपी बनाया गया है। उस एफआईआर में लेह हिंसा पर एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें सोनम वांगचुक का नाम भी शामिल है।
लेकिन ले हिंसा पर एक बयान जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने क्या बताया था, आपको वो भी बताता हूं। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू की, जबकि यह बात सबको पता थी कि भारत सरकार सक्रिय तौर से एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत कर रही। गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, वो मुद्दे उस बातचीत में शामिल थे। कई नेताओं ने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने को कहा था, लेकिन वांगचुक ने ऐसा नहीं किया। वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जिंसी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। 24 सितंबर को लगभग 11:30 बजे वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और हिंसा करने लगी, यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया। यानी गृह मंत्रालय बिना किसी इफ एंड बट के साफ साफ कह रहा है कि सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़काई, और इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त वांगचुक की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन एक सवाल तो गृह मंत्रालय से भी होगा कि अगर सोनम वांगचुक ये सब कर रहे थे, समझाने पर नहीं समझ रहे थे, उनका अपना इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसी भीड़ जो है, ऐसा जेनजी जो है, ऐसे आंदोलन या ऐसे हिंसा की तैयारियां चल रही हैं? उसको लेके भी तो सवाल खड़े होंगे। सोनम वांगचुक पर समय रहते यह कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई? लेकिन ले हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि युवाओं की भीड़ गुस्से में आ गई, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब सोनम वांगचुक के पुराने बयान भी निकल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश की बात की थी। आरोप है कि इस तरह के प्रोटेस्ट जिन्होंने दूसरे देशों में तख्ता पलट कर दिया, उनकी बात करके सोनम वांगचुक ने लद्दाख को नेपाल बांग्लादेश बनाने की साजिश की थी क्या? आप सोनम वांगचुक के वो पुराने बयान देखिए जो वायरल हो रहे हैं। दावा है कि 10 सितंबर 2025 को ही सोनम वांगचुक ने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तरह लद्दाख में भी आम जनता बदलाव लाएगी। उनके कुछ वीडियो वायरल करके यह आरोप लगाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को नकाब पहनकर हिंसा करने के लिए उकसाया। आरोप है कि सोनम वांगचुक कश्मीर स्टाइल में लद्दाख में जनमत संग्रह कराने की भी मांग कर चुके हैं। सोनम वांगचुक उस कांग्रेस पार्षद का भी बचाव कर रहे हैं जिस पर हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर। सोनम वांगचुक का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो नेपाल, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। एक बार इसको सुनिए, फिर जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई भी बताऊंगा। यही वो बयान है जिनको लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर सोनम वांगचुक खुद शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर रहे थे, तो जो सुनने आए थे उनको ये क्यों कह रहे थे कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसा यहां पर बदलाव आ जाएगा? श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में तो भूख हड़ताल करके बदलाव नहीं आया। वहां तो हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, मारापीटी हुई, पब्लिक सड़क पर आ गई, देश जलाने लगी। तो जब आप अगर खुद भूख हड़ताल में विश्वास रखते हैं, तो जो सुनने आए थे उनको उन देशों का उदाहरण क्यों दे रहे थे? यह सवाल पूछा जा रहा है। सोनम वांगचुक के ऐसे ही बयान को लेकर उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो विदेशी ताकतों के हाथ में तो नहीं खेल रहे। पिछले साल मार्च में जब लद्दाख में भारत और चीन की सेना बॉर्डर पर आमने सामने थी, तब सोनम वांगचुक ने यह धमकी दी थी कि अगर चीन लद्दाख में घुसने की कोशिश करेगा तो हम चीन से नहीं लड़ पाएंगे।